औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आवाज़ स्क्रीन वीडियो के बारे में बताइएगा। और आज हम जो सेशन हमने रखा है उसका मकसद है आपको गाइड करना विथ रेस्पेक्ट टू चेंजेस। और चेंजेस हुई हैं दो किस्म की, ख़ास तौर पे चेंजेस जो स्कीम की वजह से हुई हैं उसका एहसास काफ़ी सारे बच्चों को नहीं है, इसीलिए मैं उस पर बहुत फोकस करूँगा, एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा आपसे, क्योंकि आपने जो सिलेबस स्टडी किया है उस सिलेबस में आ गई हैं चेंजेस। इसीलिए मैंने आज सिर्फ रिफ़्रेशर की क्लास लगाई है, ताकि सिर्फ वो बच्चा, मैं उसी से बात करूँगा जिस बच्चे ने लास्ट अटैम्प्ट दिया था या उससे कोई पिछला अटैम्प्ट दिया था, ताकि उसको अंदाज़ा हो सके कि इस दफ़ा जो पेपर है उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे। आप अगर सेम वे में जाओगे, मेहनत भी कर लोगे, मगर चूँकि गलत दरख्त पे चढ़ गए, तो दरख्त पे तो चढ़ गए मगर वो दरख्त गलत था, फिर भी कामयाबी नहीं मिलेगी। आईकेप के इस वक्त जो चूँकि स्कीम चेंज हुई है, स्कीम चेंज होने की वजह से काफ़ी ऐसी चेंजेस हुई हैं, तो ये सेशन रखना बहुत ज़रूरी था। मैं काफ़ी वक्त से इसको प्लान कर रहा था, मगर फिर मुझे लगा कि हाँ, रिज़ल्ट के बाद ही सही टाइम होगा, क्योंकि तभी बच्चे गौर से सुनेंगे। तो अभी गौर से सुन रहे हो ना? अभी आपको हर बात भी इम्पॉर्टेंट भी लगेगी। और फर्स्ट टाइम वालों के लिए भी, अगर अच्छा फर्स्ट टाइम का मतलब है जिसने अगर पहले अटैम्प्ट ही नहीं दिया, वो टेंशन किस चीज़ की ले रहा है, उसको इस सेशन की ज़रूरत नहीं है। वो अगर चाहता है कि मैं जी, क्योंकि ये बेसिकली कंपेयर टू लास्ट स्कीम, कंपेयर टू लास्ट अटैम्प्ट की चेंजेस हैं, तो फ्रेश स्टूडेंट को इस सेशन की ज़रूरत नहीं है, वो प्लीज़ इसको अटेंड ना करे। उसके लिए बल्कि एडवाइजेबल ये है कि ना अटेंड करे, क्योंकि वो तो नई चीज़ें वैसे ही पढ़ेगा, तो उसको फ्रेश अटैम्प्ट वाले के लिए सेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चा, अल्लाह हाफिज़ बेटा। बिल्कुल बिल्कुल आपको अटेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो अगर फ्रेश हो तो आपको ज़रूरत नहीं है। आए चलें बेटा, अब ये जो सेशन है, इस सेशन को हम सिर्फ लिमिट करेंगे उन स्टूडेंट्स तक, और फ्रेंकली मैं चाहता हूँ सिर्फ वही स्टूडेंट सुने जिसने लास्ट अटैम्प्ट दिया था। तो ख़ास तौर पे चेंजेस किस किस्म की हैं, सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं, स्कीम के हवाले से कौन सी चेंजेस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि हमें नए चैलेंजेस का पता चल सके, उन चैलेंजेस का पता चल सके जिन चैलेंजेस को हम अब टैकल करेंगे। और उसके बाद आपको मैं गाइड करूंगा कि आपके मार्क्स जितने आए थे उसके हिसाब से आप घर पे खुद स्टडी करो या आप क्लास ज्वाइन करो, और अगर क्लास ज्वाइन कर भी रहे हैं तो क्या एफर्ट करें। आपको थोड़ी डिफरेंट वे में एफर्ट करनी पड़ेगी कंपेयर टू बाकी स्टूडेंट्स के। सबसे पहले आए, बिस्मिल्लाह करते हैं। बेटा एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि आपको पहले खुद पता हो, मैंने लिखी तक नहीं है, वो सब्जेक्ट का नाम। सब्जेक्ट का नाम भी चेंज हो गया है। अब सब्जेक्ट का नाम क्या है? नहीं, हाँ टैक्सेशन। क्या टैक्सेशन? चलो मैं चेक करता हूँ किस किस ने ये बात की है। मैंने कहा ये तो मैं आप पे डालता हूँ ना। पहले क्या नाम था भाई? टैक्स। जब आपने अटेम्प्ट दिया था तो उसका नाम क्या था? शाबाश, टैक्स प्रैक्टिसेस इन। अब क्या? नहीं, उससे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन होता है। जब आपने अटेम्प्ट दिया था उस वक्त था टैक्स प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस, इसका मतलब आईकेप का फोकस किस चीज़ पे था? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब, ये प्रैक्टिस क्या है एक्चुअली? टैक्स प्रैक्टिस इज़ अ प्रोफेशन। टैक्स एडवाइजरी को टैक्स प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई वकील है तो उसे कहते हैं हम आप प्रैक्टिस करते हो, इसका मतलब क्या है? क्या आप वकालत करते हो? भाई मैंने एलएलबी किया है बट मैं वकालत नहीं करता, मैं जॉब करता हूँ। तो टैक्स में भी वर्ड प्रैक्टिसेस से इंडिकेट ये हो रहा था कि आईकेप चाह रहा था कि एडवाइजरी के प्रोफेशन में ये बच्चे जाएंगे तो उसकी तरफ हम इसको ले जाएं। तो आपको इसीलिए ये जो लास्ट अटैम्प्ट में उसने थ्योरी डाली है ना, वो लास्ट अटैम्प्ट में थ्योरी डालने की वजह ये आने वाला सिलेबस था, आने वाला सिलेबस था, ठीक है। क्योंकि आने वाले सिलेबस के अंदर उन्होंने उसकी स्कीम चेंज कर दी है। मगर उससे पिछले अटैम्प्ट को देखें तो टैक्स प्रैक्टिस का ट्रू पेपर था। पिछले से पिछले अटैम्प्ट में जाए ना तो टैक्स प्रैक्टिसेस के लिए पेपर बनता था। अब क्या होगा? जो आपने पेपर दिया है ना, इसी पैटर्न पे पेपर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एंटीसिपेशन में उन्होंने पहले ही वो पेपर बना दिया। देखिए कैसे, क्योंकि अब नाम इसका क्या है? अब नाम है टैक्सेशन। कोई बताएगा क्या नाम है इसका? टैक्सेशन। यार इतना तो बताना चाहिए आप बच्चों को। टैक्सेशन, आगे क्या है नाम? कंप्लाइंसेस है, मगर उससे पहले लफ्ज़ क्या है? टैक्सेशन। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, प्रिंसिपल्स, ठीक है।
भाई टैक्सेशन का इस वक्त जो पेपर है वो क्या कहलाता है भाई? टैक्सेशन प्रिंसिपल्स एंड कंप्लायंस। अब आईकेप क्या चाहता है वो आपके सामने आएगी चीज़। तो हम सब्जेक्ट को आईकेप की इसके देखिए, पेपर बनाने वाले को आईकेप की तरफ से एक गाइडेंस जाती है ना कि इस किस्म का पेपर हमें चाहिए, तो आईकेप भी तो कोई व्यू रखता है ना कि हम इस पेपर को क्यों लॉन्च कर रहे हैं, किस समझें तो सही ना, ताकि हम उसी किस्म की तैयारी कर लें। भाई अगर जो हमने गेम खेलनी है हमें पता तो हो ना, हम हॉकी लेके मैदान में पहुंच गए, पता चला क्रिकेट खेलनी है, तो हम किस मैदान में जाएंगे वो समझाऊंगा अब आपको। वो ये है बच्चों कि अब आपके पेपर में ये देखें, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम। ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम में सबसे पहला फ़र्क देखें, सबसे पहला फ़र्क है बच्चों, और वो ये है कि आप देखें उसमें सिलेबस रेफरेंस ओल्ड स्कीम में होता था ABC 3, अब हो गया ABC D, एक बढ़ा दिया। अब आप ज़रा देखिए क्या बढ़ाया। पहले स्कीम A सेम है, A को छोड़ दें, अभी मैं कंपैरिजन मुकम्मल कंपैरिजन दूंगा आपको ताकि आपको बता सकूं कि कौन सी चीज़ों पे फोकस होगा आपका। मगर गौर से देखें, अब इनकम टैक्स पे 2 आ गए, अलग आ गए, पहले एक था, हो गया। अब इसका मतलब है कि एक सेगमेंट उन्होंने टोटल तोड़ के अलग कर दिया, और वो ये है, ये अलग कर दिया ना, तो इस पे सवाल तो आएगा ही आएगा। ये है थ्योरी, इनकम टैक्स की थ्योरी। कितना वेटेज रखा, इसका मतलब ये कैसे हो सकता है कि इस पे सवाल ना बनाए भाई? तो 10 नंबर, 10 से 12 नंबर अब कंफर्म्ड इनकम टैक्स की थ्योरी है। इंपॉर्टेंट था ना ये बताना तुम लोगों को, वरना तुम पिछले तरीके से पढ़ते। अब आपको थ्योरी को शुरू के ही दिनों में कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा, वरना एंड पे नहीं हैंडल होगी भाई, नहीं हैंडल होगी। क्योंकि थ्योरी के सवाल जो बनाएगा ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ना सिर्फ थ्योरी होगा, केस स्टडी वाइज होगा। कहेगा जी बंदा फलाना है, बाहर बैठा हुआ है, उसका यहाँ पे फ्लैट है, उसके घर पे नोटिस गया है, नोटिस नौकरानी को मिला है, बताएं ये वैलिड है कि इनवैलिड है। हम यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। भाई इस तरह थोड़ी होता है, केस तो कोई भी बना सकता है। इसका मतलब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग चाहिए, और थ्योरी के टॉपिक पे पूरे, अब ये पहले नहीं था, अब गारंटीड। इसके अंदर कौन से टॉपिक्स आएंगे अभी हम सिलेबस भी देखेंगे, मगर इनकम टैक्स के थ्योरी पे अब बन गया कंफर्म्ड सवाल। और अगर थ्योरी का सेगमेंट देखें तो बढ़ गया। कैसे बढ़ा? नंबर 1, पहले ये थ्योरी ऑलरेडी मौजूद थी चैप्टर 1 to 3 वाली। इनकम टैक्स की थ्योरी अब अलग सेगमेंट कर दिया गया, तो सवाल आएगा ही आएगा। और फिर सेल्स टैक्स में भी एक एलिमेंट है थ्योरी का। तो मैं अगर कहूँ यहाँ पे अगर 8 नंबर की थ्योरी बन रही है सेगमेंट ए पे, और ये कोई 10 नंबर या 15, तो 12 यहाँ पे आ गई, 10 नंबर की थ्योरी यहाँ पे हो गई, तो अंदाजे से 30 नंबर की थ्योरी तो कहीं नहीं गई। 30 से कम तो हो ही नहीं सकता कि आपके पास थ्योरी। इसका मतलब क्या है कि अब आपका पेपर ये वापस चला गया है जब वो 60-40, 50-50 हुआ करता था। अब आपकी थ्योरी का भी पोर्शन आ गया, मगर अब की बार जो थ्योरी है ना, उसमें मैं पिछले अटेम्प्ट के थ्योरी के सवालों से थोड़े मुश्किल सवाल देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें नाम के अंदर और बाकी ऑब्जेक्टिव के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं वो है कि कंप्लायंस लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसने। ये देखिए कंप्लायंस है ना, तो केस स्टडी होगी, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, सिर्फ रट्टा नहीं हो। जो बच्चे याद करके लिख के आते हैं ना, वो फंस सकते हैं। क्लियर है भाई? पहली बात। अब आए थोड़ी सी और, तो मेनली आपको मैंने क्या बताया, सबसे बड़ा चेंज जो ग्रिड से ही नजर आ गया कि इनकम टैक्स की थ्योरी, नाम और ग्रिड से जो चीज सामने आई ना, नाम और ग्रिड से जो सामने आई वो क्या आई कि भाई थ्योरी का पोर्शन अब बढ़ गया कंपेयर टू पुरानी स्कीम। पुरानी स्कीम सिर्फ किस पे थी? टैक्स प्रैक्टिसेस पे, वो न्यूमेरिकल कर गया था। पहली बात समझ आ गई आपको? सेकंड बात सुने, आईकेप ने एक मॉडल पेपर आपके लिए रिलीज किया है, किसी ने देखा है? आईकेप ने मॉडल पेपर में आपको ये चीज पता है कि एमसीक्यू डालें, या आपको पता है एमसीक्यू डालें? अभी तक कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई ना, स्कीम में मेरी नज़र से गुजरी, पूरा डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा है। मगर इस मॉडल पेपर से क्या इंडिकेट हो रहा है कि आपको इस दफ़ा एक और चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक तो मैंने थ्योरी की बात की, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, और दूसरा आपको एमसीक्यू के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
आपको इस दफ़ा 10 नंबर के MCQ आने के चांस 99% नहीं 100% है, क्योंकि मॉडल पेपर में उन्होंने MCQ देके आपको बता दिया, क्योंकि ICAP बाउंड नहीं है कि इन्फॉर्म करें, मॉडल पेपर के थ्रू उन्होंने आपको बता दिया ना, तो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ICAP थोड़ी बताएगा कैसे सवाल होगा। तो मुझे एक बात बताएं, 2 चीज़ें तो नहीं हो गई, तो इसीलिए डे 1 से अब आप जहन में रखो कि आपको थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ना पड़ेगा कंपेयर टू लास्ट टाइम के। जैसे लास्ट टाइम आपने पढ़ा था उस वक्त ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट थे, इस दफ़ा आपको पढ़ते हुए थोड़ा थ्योरी को भी शुरू से ही टाइम देना पड़ेगा, और दूसरा सारे सिलेबस को पढ़ते हुए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि MCQ कहीं से भी बना सकता है। ऑब्वियस सी बात है, MCQ का मैं आपको इंशाल्लाह एक एक्सटेंसिव बुक दूंगा जिसमें हर एंगल से, क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक्सपर्टीज़ है। ITB का सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू बिजनेस जब आया, आई एम द ओनली वन जिसने अब तक किताब बनाई है उस पर 2000 MCQs की, एक MCQ मैंने खुद बनाया उसका, ठीक है, क्योंकि ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आर्ट आता है MCQ बनाने का। तो आपको ज़रूर मैं हर किस्म के MCQs प्रोवाइड करूँगा, जिसके अंदर बल्कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सब के आपको MCQ प्रोवाइड किए जाएंगे, मगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अब मेरा मशवरा है, मशवरा ये है कि सबसे पहले एक काम कर लो, आप जो पहले पढ़ के बैठे हो उसके वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो। आपने एक दफ़ा पढ़ लिया ना, अब आप वीक एरिया, हर बच्चा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे अपने बच्चों की तरह है। आपने लास्ट टाइम मुझसे पढ़ा, मेरे पे बर्डन बढ़ गया, बर्डन आप पे नहीं मुझ पे बढ़ गया, तो मैं आपके लिए शदीद मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस एक हेल्प कर दो। अच्छा, ये उस बच्चे के लिए भी है जिसने मुझसे नहीं भी पढ़ा था। आप सिर्फ एक पेज उठाओ, आप उस पे ऊपर पे नाम रखो अपना और मोबाइल नंबर लिखो, और उस पे अपने वीक एरिया की लिस्ट बना दो। सिर्फ वीक एरिया की लिस्ट नहीं बनाओ, हर उस चीज़ का बताओ जो आपको मेरी तरफ से अगर हेल्प की ज़रूरत है तो उसमें आ जाए। मसलन एक बच्चा लिख रहा है, सर मेरी इंग्लिश वीक है, लिखो इंग्लिश वीक, ताकि मुझे पता चले कि लिखने में ड्राफ्टिंग पे मुझे आपके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ड्राफ्टिंग भी इम्पॉर्टेंट बन चुका है। क्योंकि जब केस देखा तो ड्राफ्टिंग है ना भाई, थ्योरी लिखने को ड्राफ्टिंग नहीं कहते, केस पे ड्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड चीज़, लिखें सर मुझे प्रैक्टिस में प्रॉब्लम था, लिखें सर मुझे आखिर में रिकॉल नहीं हो रहा था, लिखे सर मैं पैनिक कर जाता हूँ, लिखे सर मुझे पैनिक अटैक। कोई हर्ज नहीं, अब्बा की जगह हूँ, आप मुझे बता सकते हो, और इट विल बी ऑब्वियसली सीक्रेट होता है, मैं को पब्लिक पे थोड़ी करूँगा, मगर मुझे पता होगा इस बच्चे के लिए मैंने क्या करना है, ठीक है। तो एक पेज हर उस बच्चे से मुझे चाहिए जो बच्चा इस रिफ्रेशर को आखिरी दफ़ा टेक्स्ट पढ़ने के लिए पढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि भाई अल्लाह ना करे तो दोबारा ना आए, तो आप चाहते हो मेरे से बात करो, मुझे आपकी तरफ से पेज चाहिए, ताकि मैं उसको देख के अपनी जो एफर्ट होगी ना वो आपके लिए कर सकूंगा। डन हो गया बेटा? अच्छा, अब आए थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं बेटा। आपके जो एक आध बच्चे ने सवाल पूछा है मैंने देख लिया है, मास्टर शीट का भी देख लिया है, लैंग्वेज जो आप बता रहे हो बेटा, लीगल लैंग्वेज, ये सब आंसर हो रहा है बेटा, सब इसका हिस्सा है प्रेजेंटेशन का। ओके, थोड़ा सा अब आए कंटेंट की तरफ। देखो बेटा, सबसे पहले आप टॉपिक के चेंजेस देखो। ये जो हम 3 चैप्टर पढ़ते हैं उसमें से एक टॉपिक हटा दिया गया है। कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है सर जी? ये टॉपिक देखें, ओल्ड सिलेबस में एक टॉपिक था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अब ये ख़त्म हो चुका है, नई स्कीम में ये नहीं है। इसका मतलब ये टॉपिक गया, तो आपको अब थ्योरी वाला टॉपिक नहीं पढ़ना। मैं बताऊँ, आईकेप की बुक प्रॉपरली अपडेटेड नहीं है। आईकेप की बुक नए सिलेबस के हिसाब से नहीं है, उन्होंने नई स्कीम के हिसाब से चेंजेस नहीं की, कहीं सरप्राइज़ ना मिल जाए बच्चों को। इसीलिए मैंने अभी सोचा है कि आईकेप में जो रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे पहले बात करूंगा, और फिर मैं उनको रिटर्न में भी रिक्वेस्ट भेजूंगा कि सिलेबस के अंदर ये आपने चेंजेस तो किए, बुक में नहीं है, या तो बुक को अपडेट करो या फिर पेपर में नहीं लाइएगा, या अगर लाने ही है तो हमें बता दो ताकि हम पढ़ा दें बच्चे को, कि ऐसा ना हो कि सवाल आ जाए। क्योंकि एग्जामिनर जो होगा ना सिलेबस देखता है, और मैं आपको देखिए एक सरप्राइजिंग चीज़ दिखा रहा हूँ कि सिलेबस में डाल दिए, बुक में है ही नहीं, तो बुक से हटाई नहीं, तो बहुत चेंजेस आई हैं बच्चों। ये पुरानी बुक, पुरानी मास्टर शीट की जो बात कर रहे हैं यूजलेस हो चुकी हैं, आपको नई चीज़ जानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चेंजेस आ गई हैं। पुराना आप टॉपिक पढ़ के बैठोगे लंबी मेहनत करके, पता चला सिलेबस में ही नहीं और उसमें सवाल ही नहीं आएगा, इसीलिए तवज्जो से। तो पहले तो एक चीज़ चली गई ना, तो ये आपको
पता चला कि जी ये हो गया ओमिट, यहाँ से हो गया। आगे जाएं, बाकी देखें एक चेंज देखें, क्या चेंज, ये तो 10 to 15 मार्क्स पहले भी थे, 10 to 15 मार्क्स पहले भी थे। इसका मतलब चैप्टर 1, 2, 3 पे अभी भी एक सवाल बनेगा तकरीबन 6 से 8 नंबर का। थ्योरी चैप्टर 1, 2, 3 की मौजूद है। कुछ और टॉपिक भी हटाए गए हैं जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो इस चैप्टर से हटाए गए हैं। 1-2 कॉन्स्टिट्यूशन से टॉपिक हटाए गए, मगर वो जो चैप्टर 1, 2, 3 वो अभी भी बाकी है। अब आपको मेरा मशवरा ये है बच्चों कि चैप्टर 1, 2, 3 तो आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा है भी थ्योरी, तो एंड पे नहीं छोड़ना, अभी से इसको आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कवर करो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। आपका फोकस उस चीज़ पे हो जिसने आपको फेल कराया, ना कि जिसमें, अगर आज भी आप कहोगे कि नहीं यार सर जब पढ़ाएंगे ना तो 1, 2, 3 पढ़ूंगा, तो फिर आप अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हो। जब आता है तो पढ़ लो ना यार, नहीं आता तो सर का इंतज़ार करो ना भाई। चैप्टर 1, 2, 3 पे 8 नंबर का सवाल पार्ट ए पार्ट बी आ रहा है, ओके। चाहे वो स्ट्रेट सिंगल सवाल हो जिसके 5 नंबर हो, सिंगल सवाल हो, या 2 पार्ट वाला चैप्टर 1, 2, 3 में से जिस पे पार्ट ए पार्ट बी करके 8 नंबर तक का सवाल आ सकता है। 10 लिखा है बट मैं इसको 8 से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये तो प्योर थ्योरी आपकी आइडेंटिफाई हो गई, 8 से 10 नंबर के, 8 नंबर आप मिड पे रखो। नेक्स्ट आ जाए इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स को चार्जेबिलिटी और 2 पार्ट डिवाइड किए, सेल्स टैक्स। इसके वेटेज क्या लिखा है, देखिए वेटेज तकरीबन वही है, सेम, कोई फ़र्क नहीं है वेटेज में। इस वजह से आपका अभी भी इनकम टैक्स मेजर हिस्सा है। इनकम टैक्स का वेटेज जो है 60 to 15, इसका मतलब तकरीबन ये 70, या ओल्ड स्कीम के हिसाब से देखिए 50 कितना था, ओल्ड के हिसाब से ये 60 to 75 था, आज भी उतना ही है, 60 to 75 है। तो वेटेज वाइज चैप्टर 1, 2, 3, वेटेज वाइज इनकम टैक्स और वेटेज वाइज सेल्स टैक्स में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, वेटेज वही है, मगर फ़र्क किस चीज़ पे है, उनमें से जिन चीज़ों में आए तो ये, जैसे आपको दोनों स्कीम को मैं एक एक चीज़ कंपेयर करके बताऊंगा कि आपके पास जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया। चैप्टर 1 जैसे पहले था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन वही है, और वो चूँकि बाकी है ना आगे, इसलिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है ये आगे के लिए। तो डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, यानी ये प्रिंसिपल्स वाला पहला पोर्शन सेम है। असल चीज़ कहाँ पे ये है, ये देखें जो आपका सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है उसमें प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम क्या है, ओल्ड और न्यू स्कीम में देखें, ओल्ड स्कीम में 5 सीरियल नंबर हैं, न्यू में 4 हैं, कुछ तो गया होगा ना। तो आप देखें गौर से तो आपको पता चलेगा कि इसमें नंबर 1 सेम है, नंबर 2 भी सेम है। अच्छा, अब नंबर 3 देखें, 3 है एक्सप्लेन दी प्रोविजंस रिलेटिंग टू, ये भी डिस्कस टैक्सेस दैट कैन बी रेज्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और आखिरी क्या है, डिस्क्राइब पावर्स। तो कौन सा वाला गया, 3rd नंबर गया, कौन सा 3rd नंबर, ये वाला गया। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन, ये ओल्ड और न्यू स्कीम के कंपैरिजन में, अब जो पुरानी यूज करेगा वो मारा जाएगा, क्योंकि वो फजूल टाइम ज़ाया कर रहा होगा। ICAP की न्यू बुक आ चुकी है, मगर वो नई स्कीम के हिसाब से नहीं है, सिलेबस के हिसाब से नहीं है। उसके सिलेबस की कुछ नई चीज़ें जो ऐड की हैं उसमें है ही नहीं, पुरानी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। मगर ये आपके सामने मैं अप्रूव ICAP का अपना न्यू सिलेबस रख रहा हूँ, तो सबसे पहले तो सिलेबस को आगे रख के हम तैयारी करेंगे ना। तो ICAP इसको यकीनन जब मैं इन्फॉर्म करूँगा, आई एम नॉट श्योर कि किसी ने इन्फॉर्म किया है कि नहीं किया, अगर किया होगा तो अब तक हो चुका होता, बट मैं चाह रहा हूँ कि अभी इनको खुद, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ज़िम्मेदार लोग हैं खुद ही ये ज़रूर करेंगे, मगर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन आई नहीं है। तो दैट इज़ वाई मैंने सोचा है कि मैं रब्ता करूँगा अगले हफ्ते, और कहेंगे तो मैं लिख के भी उनको इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि वो पता चले ना कहाँ कहाँ चेंजेस हुई हैं, हमारा भी इनपुट जाए उनके पास, ठीक है। तो ये वाला देखें क्या है, नंबर 3, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। तो ये टॉपिक क्या था आपको पता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, NFC वाला, NFC अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ओमिट कर दिया गया। सही है भाई, ऑनलाइन चेंजेस देख रहे हो ना, हैं कि नहीं है, न्यू स्कीम की वजह से भाई चेंजेस हैं। आगे देखें एथिक्स, अगेन देखें एथिक्स के अंदर, तो अब इसमें वो 5 हैं, ये भी 5 हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। हाँ,
जब थोड़ी सी हम डिटेल में जाएंगे तो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं आज डिस्कस करूं इसको, मगर एथिक्स में ओवरऑल कोई अपेरेंटली चेंज नहीं है। आप जाएं। अब ये सेगमेंटेशन जो थी, यहाँ से देखिएगा एक और चेंज आईकेप के सिलेबस में पता है क्या है? पहले आईकेप क्या करता है, सिलेबस को उठा के देखेंगे ना तो पहले टॉपिकल सिलेबस है, फिर सेक्शंस बताए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना सिर्फ इन्होंने ये हटा दिया यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का, अब आते ये आईकेप को क्लेरिफाई करना होगा कि उनका क्या मकसद है। अगर वो यहाँ से इसको हटा रहे हैं इसका मतलब वो कवर नहीं है। फिर देखें, ये देखें यहाँ से भी उसने एक चीज़ हटा दी है। कौन सी चीज़ हटाई है? सीरियल नंबर देखिए। ये जब इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक के सेक्शंस और आर्टिकल्स बताए गए हैं तो इसमें 160 से ये थर्ड नंबर 160 से लेके 165 को हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ये इसमें इवन वो जो गवर्नमेंट पे टैक्स नहीं लगता वो वाले आर्टिकल्स भी गए हैं। तो इसका मतलब ये बात साबित हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन से ये टॉपिक ओमिटेड हैं, न्यू स्कीम में शामिल नहीं हैं। और इसके टॉपिक्स जो पढ़ेगा बच्चा फजूल टाइम ज़ाया करेगा, क्योंकि अब वो सिलेबस में नहीं है। अप्रूव की गई नई सिलेबस की स्कीम के हिसाब से तैयारी की जाएगी, चाहे वो बुक पुरानी अगर उन्होंने रिलीज़ कर भी दी है तो भी हम उसको नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस के हिसाब से जाएंगे, अनलेस आईकेप उसको क्लेरिफाई करे, जो आई एम श्योर कि अभी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि सारी चीज़ें मैंने एक जगह दिखानी थी, तो इसलिए थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको सारी चीज़ें, अगर ये छोटी भी दिख रही हैं तो भी मैं ज़बानी एक्सप्लेन करूँगा, आपको दिख जाएगा। सबसे पहले तो ये है ओल्ड स्कीम, ये ओल्ड स्कीम है और ये है न्यू स्कीम। ठीक है, अच्छा, अब जिसमें चेंजेस बतानी है मैंने आपको, एक बहुत बड़ा चेंज आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ। और वो बड़ा चेंज क्या है, और वो अगेन प्रॉब्लम बनेगा बच्चों के लिए, क्योंकि आपकी बुक में उसमें से कंटेंट मौजूद नहीं है। टॉपिक लेके आए हैं, कंटेंट मौजूद नहीं है। ये देखिएगा, आईकेप ने इस दफ़ा सिलेबस को और ज़्यादा क्लियर किया है और ज़्यादा सेक्शन सब सेक्शन स्पेसिफाई किए हैं। और यहाँ तक के सबसे बड़ा चेंज देखो तो पहले इनकम टैक्स रूल्स में सिर्फ क्या लिखा होता था कि भाई जो रेलिवेंट रूल्स हैं, रिलेटेड रूल्स हैं, वो आप उठा लें, मगर खुद नहीं बताए थे कि वो कौन से हैं। मगर इस दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनना, इनकम टैक्स रूल्स में रूल्स बता दिए गए हैं। और ये वाले रूल्स जो आप देख रहे हो ना, पहले वाले रूल्स सैलरी से ताल्लुक़ रखते हैं, एक आध का ताल्लुक़ आपके जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस से है, एक आध का ताल्लुक बिजनेस से, मगर ज़्यादातर रूल्स वो हैं जिसका ताल्लुक कैपिटल गेन से है। इसका मतलब इस दफ़ा कैपिटल गेन मुश्किल होगा, क्योंकि वो रूल से भी पूछ सकता है। इसमें वो वॉश सेल, वो अजीब अजीब टर्म्स देखते थे ना, वो अब बाय स्पेसिफिकेशन सिलेबस का हिस्सा हो गए। हाँ, अब वो न्यूमेरिकल में भी आ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल नहीं, न्यूमेरिकल। अब वॉश सेल पे और इस पे तैयार रहिएगा, अगर पेपर मुश्किल करेगा ना तो यहाँ से वो चीज़ें डाल सकता है। तो ये आपको बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम इसको हल्का लिया था, क्योंकि उस वक्त हल्का था, क्योंकि उससे पहले आईकेप ने कभी नहीं पूछा था, क्योंकि वो बाय स्पेसिफिकेशन सिलेबस नहीं था, रेलेवेंट था। सही बातें बता रहा हूँ ना, ये ज़रूरी है ना आप लोगों के बारे में, क्योंकि अभी आप इनको फोकस करोगे, अच्छी तैयारी कर लोगे, आपके पास अभी बहुत टाइम है। सेकंड चेंज देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज, ये देखें ऊपर। अब इसने डेफिनेशंस दी हैं, वो तकरीबन सेम हैं। अब एक जगह पे मैं ज़रूर आईकेप से बात करूंगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि चार्जिंग सेक्शन के अंदर ये वाले वही हैं जो पहले हैं, मगर इस फाइनेंस एक्ट में कुछ नई चेंजेस भी आई हैं, नए नए चार्जिंग सेक्शन भी ऐड हुए हैं। जैसे डिजिटल सर्विसेज को टैक्स किया गया है, उसका एक्सक्लूजन नहीं है यहाँ पे। बिल्डर पे नया टैक्सेशन आया है। तो मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि इस किस्म का KF2 में सिलेबस आ नहीं सकता, मगर एक्सक्लूडेड भी नहीं है, एक्सक्लूडेड भी नहीं है। मसलन इसमें क्या है, देखिए 7 लिखा है, 7A लिखा है, 6 लिखा है, तो 6A जो सेक्शन ऐड हुआ है वो अभी इसने एक्सक्लूड नहीं किया इन्होंने, तो 6A को एक्सक्लूड करना है तो आईकेप से हम ये क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। और अगर नहीं तो फिर हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें डिजिटल सर्विसेज की टैक्सेशन है, जिसमें ऑनलाइन ऑर्डर्ड, जो मैं अभी थोड़ा ब्रीफिंग भी दूंगा, आखिर में थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा, कुछ चेंजेस हुई हैं वो पढ़नी पड़ेगी। बिल्डर के हवाले से चेंजेस हुई हैं टैक्सेशन के लिए, वो पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि सिलेबस से एक्सक्लूडेड ना होने की वजह से एग्जामिनर पूछ ले, तो फिर तो हमें ये तवज्जो करनी पड़ेगी नए सिलेबस के हिसाब से।
मगर ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। नंबर 6 इज ओके, इस पर टेंशन नहीं लीजिएगा। किस पे टेंशन ले? रूल्स पे टेंशन ले, वो मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ी टेंशन बताए कहाँ पे, ये देखें कि इसके बाद इन्होंने ये सिलेबस दिया और आते हैं किस चैप्टर पे, ये आते हैं चैप्टर 10। देखें चैप्टर 10 पहले क्या हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था, बस कोई वजाहत नहीं है। मगर अब देखें चैप्टर 10 क्या है। चैप्टर 10 में पार्ट ए एक्सक्लूड किया है 1141A को, मतलब ये बाकी सब शामिल हैं सिवाय एक सब सेक्शन के। एक्सक्लूड किया 120B को, बाकी सब शामिल हैं। पार्ट 3 पूरा शामिल है। ये इसलिए दिखा रहा हूँ, ये देखें नया चेंज ये आ गया है, विद होल्डिंग वापस, विद होल्डिंग वापस आ गया सिलेबस में। विद होल्डिंग 21 की स्कीम ने एक्सक्लूड किया था। 21 की स्कीम से पहले, 2021 की स्कीम से पहले विद होल्डिंग कैफ लेवल पे, कैफ 6 हुआ करता था। कैफ लेवल पे एक्सटेंसिवली विद होल्डिंग होता था, सारे विद होल्डिंग के सेक्शंस कोर्स का हिस्सा हुआ करते थे। तो स्कीम 21 में आके चूंकि ये टॉपिक केफ लेवल का नहीं है, ये सीफेप लेवल का है, तो ओमिट कर दिया गया सारा टॉपिक। चंद चीज़ें रह गई थी, डिविडेंड पे टैक्स कटना, सैलरी पे टैक्स कटना, वो भी न्यूमेरिकल में कैसे चेक करता था, न्यूमेरिकल में सिर्फ फिगर दे देता था, हम सिर्फ माइनस करते थे कि टैक्स इतना। अब वो उस विद होल्डिंग का सेक्शन ही कोर्स में लेके आया है। इसका मतलब है कि हमें वो कैलकुलेशन भी सीखनी पड़ेगी कि टैक्स वो कंप्यूट कैसे हुआ, वो हमें अब ड्रॉ करना पड़ेगा अमाउंट, अभी वो अमाउंट निकालना पड़ेगा। ये है सैलरी की विद होल्डिंग, ये है डिविडेंड की विद होल्डिंग, ये है इंटरेस्ट, ये है अपना जो रेंटल इनकम है, ठीक है। आपका इसमें जो है जो सेक्शंस हैं वो सारे के सारे इंपोर्ट्स और आपके जो है इसमें प्राइजेस एंड विनिंग्स, इस किस्म की कॉमन 1 2 3 4 5 सेक्शन विद होल्डिंग के ऐड किए गए हैं। ये नया टॉपिक है और जो कि आपके जो बुक आई थी आईकेप ने रिलीज की थी, अभी मैंने नहीं देखी फ्रैंकली, अभी मैं रात नहीं देख के आया या प्रेजेंटेशन में बना रहा था, तो मैंने कहा यार आईकेप से उम्मीद नहीं है कि तो उन्होंने अमेंड कर दियो, तो आप लोग भी देख लो। मगर मेरी जब मैंने इसको देखा था आई थिंक लास्ट वीक, तो उस वक्त ये चैप्टर कंप्लीट आईकेप की बुक में नहीं है, नई बुक में नहीं है। प्लीज़ चेक कीजिएगा ताकि मेरी इसमें करेक्शन हो जाए और तशफ़ी हो जाए, मैं सेटिस्फाई होके लग जाऊं काम से, वरना आईकेप से ये हमें क्लैरिफिकेशन लेनी पड़ेगी कि ये सिलेबस का हिस्सा बनाया है आपने मगर इस पे बुक में कंटेंट नहीं है, तो हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। पढ़ाएंगे, ज़रूर पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि भाई आपके सिलेबस का हिस्सा है, एग्जामिनर सिलेबस देखेगा और जो एग्जामिनर है उसके रोज़ का काम होता है विद होल्डिंग, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन डाल देगा, बताएं क्या करेंगे। या मुमकिन है कि इस दफ़ा विद होल्डिंग पे फुल सवाल बना दे 5-6 नंबर का, फिर क्या करेंगे? इसीलिए ज़रूरी है हमें इसकी विद होल्डिंग को सीखना। तो ये आपका एक नया सेगमेंट है इनकम टैक्स का जिसको फोकस करना होगा हम सब ने, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो सेक्शंस हैं उसका फोकस थोड़ा डिफरेंट ज़रूर है, मगर कैसे डिफरेंट ज़रूर है, शेड्यूल्स को देखें। शेड्यूल्स में कहता है, ये शेड्यूल्स हैं, पहले कहता है रेलेवेंट पार्ट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सिक्स्थ के, वही बात कर रहा है, रेलेवेंट पार्ट्स 1, 2, 3 और 6 के। मगर एक आईकेप ने इस दफ़ा बड़ी क्लैरिफिकेशन दी है, बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन क्या दी है, वो क्लैरिफिकेशन एंड पे आएगी, मगर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि आईकेप ने इस दफ़ा इन के हवाले से ये क्लैरिफिकेशन दी है और वो क्लैरिफिकेशन न्यू स्कीम के अंदर मौजूद है। क्या स्कीम मौजूद है? ये पहली दफ़ा हुआ है कि भाई ये कहता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये क्लैरिफिकेशन है सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स किस शेड्यूल के? थर्ड शेड्यूल के, फिफ्थ शेड्यूल के, सिक्स्थ के, एट्थ के। थर्ड शेड्यूल आपको याद होगा जो कि हम रिटेल प्राइस पे टैक्स चार्ज करते हैं, मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर चार्ज करता है। फिफ्थ शेड्यूल क्या है? जीरो रेटेड गुड्स हैं। सिक्स्थ क्या है? एग्जैम्प्ट। और एट्थ क्या है? रिड्यूस रेट। तो क्या कहा है आईकेप ने? इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हो, ये देखें, आइटम वाइज लिस्ट नहीं होगी। अब मेरी बात सुने, अब वो जो बीच में कभी कभी वो नहीं है कि ये शेविंग क्रीम आ जाता था ना, अब नहीं आना चाहिए, ये आईकेप ने खुद क्लैरिफाई कर दिया। शैम्पू याद है ना, ये इसलिए आ पाता था कि पहले क्लैरिफिकेशन ये मौजूद नहीं थी। स्पेसिफिक इश्यूज मेंशन्ड इन द शेड्यूल शैल नॉट बी
टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन सच एज क्या मिनिमम प्रोडक्शन 13th शेड्यूल। ये क्लेरिफिकेशन इन्होंने किस हवाले से किए, ये क्लेरिफिकेशन इन्होंने किए सेल्स टैक्स के हवाले से, मगर ऐसी कोई क्लेरिफिकेशन इनकम टैक्स के हवाले से नहीं है मौजूद। और आपके कोर्स में स्पेसिफिकली उन्होंने शेड्यूल ऐड कर दिए हैं। तो अब हमें थोड़ी अच्छी तैयारी करने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम सेकंड शेड्यूल के अंदर एग्जेम्पशंस आती हैं, उन एग्जेम्पशंस को एज ए सेपरेट टॉपिक पढ़ें। इस दफ़ा मैं चाहता हूँ चूँकि रिफ्रेशर में आप ऑलरेडी बेटा पढ़ के आए हो, आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत के लिए सेकंड शेड्यूल को एज ए सेपरेट टॉपिक करके लेना चाहता हूँ कि ये वो लिस्ट है सेकंड शेड्यूल की जिसकी एग्जेम्पशन है। ठीक है, ये बहुत अच्छी तैयारी के लिए होगा। सेल्स टैक्स पे आ जाएं। सेल्स टैक्स के अंदर कोई ख़ास कंटेंट में चेंज नहीं है। कंटेंट वही देखेंगे तो आपके पास 1 to 3 जो आ रही हैं चीज़ें वही यहाँ पे मौजूद होंगी। इसमें चेंजेस फाइनेंस एक्ट की वजह से हैं हल्की फुल्की, मगर बाकी इसके अंदर कोई चेंजेस इस तरह नहीं है। हाँ, अलबत्ता यहाँ देखें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सेल्स टैक्स रूल्स के हवाले से जो है वो थोड़ी सी और स्पेसिफिकेशन ऐड कर दी गई है, और बाकी अलबत्ता सेल्स टैक्स का सिलेबस सेम है। ठीक है, ये तो था हमारा एक डिटेल्ड रिव्यू स्कीम के हवाले से कि अब हमें क्या, अब मैं आपको कंक्लूड करता हूँ स्कीम को। स्कीम के हवाले से जो चेंजेस हैं उन चेंजेस में मैं चाहता हूँ कि आप एक चंद चीज़ें मेरी ज़रा आप एक नोट, एक्शन पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लें। पहली चीज़, थ्योरी पे फोकस इस दफ़ा वैसा ही या मे बी -+5-10% हो जैसा आपने लास्ट पेपर में देखा था, और उसमें ख़ास तौर पे ड्राफ्टिंग का स्किल इस दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ेगी वैसी ही, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। तो मेरी एक्शन पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो टॉपिक्स इजी हैं जैसे चैप्टर 1, 2, 3 या जो टॉपिक थ्योरी के हैं जैसे रिटर्न असेसमेंट अपील वगैरह, तो उसमें से आपको जिस जिस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं है आप उसको सेल्फ स्टडी बेसिस पे अभी से ही स्टार्ट कर देंगे। हम रिफ्रेशर में जब क्लासेस लेंगे तो मैं 1 या 2 क्लासेस ऐसी रखूँगा, मे बी टाइम ऐसा रखा जाएगा कि आप आराम से अपनी मर्ज़ी से भी देख सकें। कोई लाइव आना भी ज़रूरी नहीं होगा आपके लिए, मगर उसका मकसद क्या होगा कि अब आपको थ्योरी को शुरू में कराने के लिए आपकी इवनिंग क्लासेस चलती रहेंगी जैसे हम पढ़ाते हैं और वैसे ही, मगर एक आध क्लास में भी किसी ऐसे दिन जिस दिन क्लास नहीं होती इवनिंग में रख दी या सुबह रख दी, सिर्फ इसलिए कि आपको शुरू से ही थ्योरी पे भी गाइड किया जा सके, थ्योरी पढ़ाई जा सके। मगर थ्योरी पढ़ाने का मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ ड्राफ्टिंग कराई जाएगी, सवाल दिया जाएगा और ड्राफ्टिंग आपकी चेक की जाएगी। ठीक है, और बताया जाएगा कि देखो यूं बच्चे ने लिखा है, इस तरह लिखने से क्या मतलब निकलता है, तो आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। इसके लिए थोड़ी आप हिम्मत रखिएगा, एक आध एक्स्ट्रा क्लास भी रहेगी हफ्ते के अंदर। ठीक है, जो मैं अभी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसको मेरी नीयत ये है कि मैं मॉर्निंग में रखूँ ताकि सुबह को आके आप लोग, अगर वो वही है आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा या लाइव देख लीजिएगा, फिज़िकली आना चाहे तो आ जाइएगा, मगर ये है कि मेरी ये नीयत है कि थ्योरी को साथ चलाऊं, पैरेलल चलाऊं, और इस प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट करें ताकि आपके पास एंड पे टाइम भी बचे, ताकि आप सेल्फ स्टडी उस वक्त भी कर सकें, जो अभी भी करनी है उस वक्त भी कर सकें। पहला एक्शन पॉइंट ये था। बाकी क्लासेस साथ चलेगी रेगुलर? देखिए, बाकी क्लासेस रेगुलर की मैंने इस दफ़ा बहुत फास्ट चलाई हैं क्योंकि मुझे सिलेबस को देख के और बाकी चीज़ों को देख के मैं हर बैच का कोई ना कोई एम रखता हूँ। इस दफ़ा मुझे थ्योरी दिखी है और वो भी इस तरीके से जैसे मैंने अपने सामने रखी है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें इस दफ़ा अच्छा खासा आपको ड्राफ्टिंग स्किल भी आना चाहिए। तो मैं कोर्स को बहुत तेज़ी से कवर करके अब तक मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनकम टैक्स के कवर कर चुका हूँ। मैं उसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और सैलरी एंड करने पे आ चुका हूँ। तो विद इन 1-2 क्लास ये भी एंड हो चुकी होगी, और फिर मेरा बिजनेस। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि इस दफ़ा का कोर्स में 1.5-2 महीने पहले ही नाफ हो जाए। 1.5 महीने का मैंने टारगेट रखा था, वो 1 महीना पहले तो हो ही जाता है। इसलिए आपको इसी को ज्वाइन करना चाहिए। ये कुछ स्लो नहीं जा रहा कि आप बोर हों कि यार ये स्लो जा रहे, नहीं, फास्ट जा रहे हैं। और वही इस दफ़ा हम फोकस रखेंगे इस चीज़ पे
कि आपका प्रैक्टिस भी होता रहे। एथिक्स पे आ जाएं तो एथिक्स, ये बल्कि एथिक्स वाला एथिक्स सेम था, तो इसलिए एक्शन पॉइंट की मैं बात कर रहा था। तो एक्शन पॉइंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके सामने रखी है वो ये है कि आपने अपना जो थोड़ा सा एलिमेंट सेल्फ स्टडी का बढ़ाना है उन टॉपिक्स पे जो थ्योरी के हैं। दूसरा, आप मेरे साथ चलेंगे, थ्योरी शुरू से ही कवर की जाएगी। तीसरा, मैंने आपको कहा कि हम ड्राफ्टिंग पे फोकस करेंगे, कुछ ऐसे सवालात बनाएंगे इंशाल्लाह जो मुश्किल हों और केस स्टडी हो, क्योंकि वर्स्ट सिचुएशन को आगे रखते हुए पेपर बनाएंगे हम। ठीक है, प्रैक्टिस हम इस दफ़ा जो है ना वो थ्योरी की ऐसी करेंगे कि मुश्किल सवाल सामने हो। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा एक क्विक रन थ्रू देता हूँ उन चेंजेस का जो फाइनेंस एक्ट की वजह से आई हैं। ये तो था सिलेबस की चेंजेस, अब फाइनेंस एक्ट ने भी चेंजेस किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेक्शन है 6A, ये कोर्स का हिस्सा है कि नहीं है, ICAP से हमें पूछना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में एक्सक्लूजन में ये नहीं है, मगर अभी अभी ऐड हुआ है। इसका ताल्लुक किससे? इसका ताल्लुक ऑनलाइन मार्केट प्लेस से है। जब हम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो उससे इसका ताल्लुक है। और ऑब्वियस ही बात है कि इसके अंदर जो डिटेल गिवन है वो ये गिवन है कि डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स जो हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स फिजिकल होंगी मगर उसको ऑर्डर कैसे किया जा रहा है? डिजिटली किया जा रहा है। सर्विसेज को डिजिटली का मतलब क्या है? आप ऑनलाइन कोई ऑर्डर कर रहे हैं, तो उससे मुतालिक लॉ में चेंजेस आई हैं, नए सेक्शंस ऐड हुए हैं। अब ये सेक्शंस के अंदर कोई ऐसे नहीं है कि अगर ICAP के सिलेबस के हिसाब से जाए तो ये सिलेबस का एक्सक्लूजन ना होने की वजह से हिस्सा है, मगर ये उस टॉपिक में शामिल है जिसको थोड़ी क्लेरिफिकेशन हमें लेनी पड़ेगी। तो अगर उन्होंने ओके बोल दिया तो मैं इसको आपको पढ़ा दूंगा, अगर नहीं बोला तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ये एक आपके सामने एक बड़ा चेंज। अब वो चेंजेस जो सब्जेक्ट टू ICAP क्लेरिफिकेशन होंगी, नहीं ICAP क्लेरिफाई करेगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि सिलेबस में मेरी नज़र में वो शामिल है। मेरी नज़र में क्या, प्रैक्टिकली भी शामिल है सिलेबस में वो। अब ज़रा ये तवज्जो करें, चंद चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाने के लिए भी लाया हूँ, पढ़ा भी दूंगा आज, ताकि वो सिर्फ सुनाना नहीं है कि कौन सी चेंजेस हैं। पेंशन टैक्सेबल हो चुका है, सैलरी में पेंशन पे टैक्स लग चुका है। ये देखिए, पेंशन जो है अब टैक्स हो चुका है। अब आपकी सैलरी में सबसे बड़ा चेंज ये है। ओके, तो एग्जामिनर आपको हो सकता है कि एक ऐसा केस दे दे जिसमें एक जगह से रिटायर करा के पेंशन दिलवा दे और दूसरी तरफ उसको जॉब दिला दे, तो सैलरी का सवाल बनाते हुए पेंशन पुराना पड़ा हुआ होगा तो एग्जेम्प्ट करके आओगे। जो आपने पहले पढ़ा था पेंशन, अब टोटल ओमिट हो चुका है। आपने जो पहले बात पढ़ी थी वो क्लॉज 9 में लिखी होती थी और क्लॉज 8 में जो बातें लिखी होती थी वो क्या है, वो ये थी, क्लॉज 8 की बात हुआ करती थी जो आपने पहले पढ़ी थी। अब ये क्लॉजेस आपको याद नहीं करने होते, मैं तो प्रोफेशनल चूँकि राइटअप लाया हूँ आपके लिए, तो इसलिए इसमें अपीयर हो रहे हैं। और वो ये था कि भाई जो एम्प्लॉई है उसको पेंशन मिलेगी तो वो एग्जेम्प्ट होगी, अगर 2 होंगी तो हायर को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। और कंडीशन होती थी कि जी नो लॉन्गर वर्किंग फॉर द सेम एम्प्लॉयर। अब ऐसा नहीं है, अब इसकी टैक्सेबिलिटी है। और टैक्सेबिलिटी क्या है, उसमें भी फिर लिमिट्स हैं। 0% पे भी टैक्स है, 5% पे भी टैक्स है। और डिटेल ऑब्वियसली कोर्स के अंदर ही बेहतर होगा कि हम उसको कवर करें, बट मैं आपको जो पढ़ाने की करूँगा वो ये है कि पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इज नाउ चार्जेबल टू टैक्स। दैट इज़ द बॉटम लाइन। कैसे उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा, वो ये है कि रिसीव बाय फॉर्मर इज चार्जेबल एज फाइनल टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। ये देखें, ये आपकी लर्निंग ये है कि ये बन चुका है क्या। अब आप समझें ये बड़ा चेंज है कि नहीं है गलती बच्चा अगर ये भी सुन लेगा ना, यार वो टैक्सेबल है, मगर कैसे टैक्सेबल है, तो थोड़ी डिटेल जब क्लास में ये बात आएगी तो तफसील लर्न करनी पड़ेगी। मगर आज आपने फिर भी सीखा, पहला सीखा कि वो टैक्स होगी और दूसरा सीखा कि वो एज ए फाइनल टैक्स होगी, मगर कितने % पे, 5%। कब, जब एक्सीड कर रहा हो, कितने से, 10 मिलियन से। इसका मतलब है कि 10 मिलियन से कम या 10 मिलियन पे 0% है। इसका मतलब पेंशन के लिए अगर रूल आपने याद रखना है और आपने सीखना है तो ये सीख लो कि पेंशन इज नाउ टैक्सेबल एज FTR, फाइनल टैक्स में आ चुका है। इसका मतलब सैलरी से निकल चुका है। अब FTR का मतलब ये हुआ 5% पे वो टैक्स लगेगा, और 10 मिलियन से एक्सीडिंग अमाउंट होगा तो 5% है, और 10 मिलियन से कम है तो 0% है। 10 मिलियन भी है तो भी ओके, और एक नई कंडीशन आ गई है, 10 मिलियन है तो भी टैक्स नहीं होगा। और नई कंडीशन क्या है, एंड द रेसिपिएंट इज
लेस देन 70। इसका मतलब 70 से ऊपर के सूरत में यह टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब है कि जो 70 से अबव होगा फिर उसको रिलीफ दे दिया गया। मगर इसकी बहुत सारी तफसील हैं, आपको चंद चीज़ें मैंने आज सिखा दी और कुछ तफसील की वजह से अब हम जब क्लास में ये बात आएगी तो उस वक्त आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो अभी आने वाली है अगली चंद क्लास, एक आध क्लास ही बची है, बल्कि अगली शायद क्लास जो होगी मेरी सैलरी की एंडिंग हो रही है तो उसमें मैं कराऊंगा, अगली या उससे अगली में। ठीक है, तो आपके लिए एक चीज़ आ गई, ये नई चीज़ है। ओके, दूसरी चीज़ क्या है, फुल टाइम टीचर रिसर्चर, ये एक रिबेट या रिडक्शन है। 25% ऑफ टैक्स जो पेएबल होता है किससे, फुल टाइम टीचर और रिसर्चर को, ये पिछले 2 सालों से ओमिटेड था, लॉ में इसको ओमिट किया गया था। ये देखिए क्या कह रहा है, टैक्स ईयर 2022 के तहत इसको ओमिट कर दिया गया था, मगर इस पे डिस्प्यूट रहा, बड़ा प्रोफेशनली डिस्प्यूट रहा। अब उस मसले को 2022 का मतलब मैंने भी इस पे क्लैरिफिकेशन आपको वीडियो में दी थी कि भाई इस वक्त इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ये मौजूद नहीं है। आईकेप की बुक में मौजूद था, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मौजूद नहीं था। फाइनेंस एक्ट 2025 ने मेरी बात को वैलिड करार दिया। मैंने जो बात की थी वो बिल्कुल सही की थी, क्योंकि फाइनेंस एक्ट ने अब अमेंडमेंट करके उसको वापस ऐड किया। और पता है क्या बोला कि ना सिर्फ उसको हम वापस ऐड कर रहे हैं बल्कि 2022 से ऐड कर रहे हैं, बैक डेट से ऐड कर दिया। तो 2022 का गैप भी खत्म हो गया, 23 का गैप भी खत्म हो गया, 24 भी खत्म हो गया, 25 पे भी आ गया। तो जिन फुल टाइम टीचर और रिसर्चर्स को ये टैक्स होके वो पेमेंट आ चुकी थी, वो 25% रिफंड होना चाहिए। ये लर्निंग है आपकी। अगर कोई केस बना देगा ना तो 25% जो वो पे कर चुके हैं, अब लॉ ने कहा कि हम इसको पीछे की डेट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो रिफंड हो गया उनका। वो हर टीचर रिसर्चर जो होगा, जो मेरे दोस्त हैं मैंने तो उनको बता दिया, बड़े खुश हुए। ठीक है भाई, तो व्हाट इज द न्यू पॉइंट, टीचर रिसर्चर का 25% वाला टैक्स क्रेडिट भी इसको बोलते हैं हम, वापस आ चुका है। अब आपको टैक्स क्रेडिट का याद होगा कि 3 किस्म के क्रेडिट्स थे। पहला होता है कौन सा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, दूसरा हो ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट जिसमें डोनेशन वगैरह था, और तीसरा था विद होल्डिंग, जो अब तो बढ़ ही गया, तो विद होल्डिंग और एडवांस टैक्स। तो अब इन तीनों में से सबसे पहले ये देना पड़ेगा, क्योंकि ये वापस आ चुका है, ये इस ऑर्डर में नहीं है। जो ऑर्डर में लिस्ट नहीं होता वो पहले दिया जाता है। तो पहले हम 25% टीचर रिसर्चर का माइनस करेंगे, फिर हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर ग्रुप और फिर विद होल्डिंग। ये नए रेट्स हैं सैलरी के रेट्स भी चेंज हो गए। अदर देन सैलरी वाले रेट सेम है, उसमें चेंज नहीं है, वो रेट सेम है, सिर्फ सैलरी के रेट चेंज कर दिए गए। किसी बच्चे ने कहा कि सर अगर रेट्स चेंज हुए तो मैं खुद कर लूँगा। बेटा सिर्फ रेट चेंज हुए होते ना तो मैं खुद बोलता तुम्हें कि खुद कर लो, रेट नहीं चेंज हुए, बहुत कुछ चेंज हुआ है। ये रेट का चेंज आया है, आपका वही तरीका है कि जी अगर देखें 6 लाख से 12 तक होगा तो इस दफ़ा 1% कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें रिलीफ है। आगे चल के वही 35% ही है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, मैक्सिमम रेट वही 35 है। हाँ अलबत्ता आप देखें जब तीसरा होगा उसमें भी इसको रिलीफ है। इसका मतलब वो लोग बेनिफिट में रहे हैं जो 22 लाख पर ईयर तक कमाते हैं, बाकी आगे चल के वही हैवी टैक्स हो रहे हैं। तो 22 लाख सालाना कमाने वालों को इस दफ़ा टैक्स रिलीफ दिया गया है। ठीक है, उन पर टैक्स थोड़ा कम रखा गया है। बाकी मगर रेट जो भी हो हमें तो अप्लाई करना आते हैं ना, फिक्स अमाउंट लो, फिर उसके बाद एक्सीडिंग अमाउंट पे रेट लगाओ, वो ये तरीका, मगर रेट चेंज हो गए। अपील का मैकेनिज्म भी चेंज हो गया। अपील के मैकेनिज्म में हो रहे थे तजर्बे, पहले एक मैकेनिज्म लाए, फिर उसको चेंज किया, फिर उसको चेंज किया। अब ये मैकेनिज्म है, आपने लास्ट टाइम जो अपील पढ़ा था उसमें एक अमाउंट पेक्यूनरी लिमिट से लिंक था। फर्स्ट अपील किसके पास फाइल होगी, भाई ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं और कमिश्नर अपील के पास भी जा सकते हैं, ATIR और दोनों जगह जा सकते हैं। अब ऐसे नहीं है, अब इसको कर दिया थोड़ा चेंज। देखिए अब ATIR को इन्होंने 2 रोल दे दिए हैं, ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी में ये टॉपिक में चेंज आया है। इसके अंदर एक पूरा सेक्शन ओमिट हुआ है, वो जो था ना 20 मिलियन वाला सेक्शन, वो पेक्यूनरी वो ख़त्म हो गया, पेक्यूनरी लिमिट वाला सेक्शन हटा दिया गया। अब तरीक़ेकार क्या है, इजी है, इतनी मुश्किल ये चेंजेस नहीं है, ये आपसे हैंडल हो जाएंगे। अब चेंजेस क्या है कि भाई सबसे पहले तो टैक्स पेयर को ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन क्या है
अगर वो चाहे तो फर्स्ट अपील कमिश्नर अपील के पास फाइल करे, और अगर चाहे तो ट्राइब्यूनल में ATIR में फाइल करे। और अगर तो उसने फर्स्ट अपील कमिश्नर अपील के पास फाइल की तो ट्राइब्यूनल में सेकंड अपील फाइल होगी, विच मीन्स के ट्रिब्यूनल को एज अ सेकंड अपील फोरम वापस बहाल कर दिया गया है। तो अब लेयर कैसे चलेंगी? फर्स्ट अपील अगर आपने कमिश्नर अपील के पास फाइल की है तो देन यू डोंट गो टू हाई कोर्ट, देन यू गो टू ट्रिब्यूनल, देन यू गो टू हाई कोर्ट। और अगर आपने कमिश्नर अपील के बजाय फर्स्ट अपील कहाँ फाइल की है? ट्रिब्यूनल, देन यू गो टू हाई कोर्ट। तो लेयर्स आज डायरेक्टली कोई, मगर अब तक जब से ये चेंज आया है ना, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो हाई कोर्ट डायरेक्ट ट्रिब्यूनल गया हो, सारे कमिश्नर अपील के पास आ रहे हैं। ये तकरीबन ये लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट वाला जो तरीका था वो तकरीबन बहाल हो चुका है। तो लास्ट अटेम्प्ट के अंदर यानी लास्ट 2 अटेम्प्ट में जो तरीका था ना अपील का वो चेंज हो गया है। तो अगर किसी बच्चे का ये टॉपिक अच्छा नहीं था उसको ये तवज्जो से पढ़ना चाहिए क्योंकि इसके अंदर चेंजेस हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है जो केस स्टडी में आ सकता है, बिजनेस से इसका ताल्लुक है, वो है क्लब्स की टैक्सेशन। अब तक क्लब्स पे टैक्स नहीं लगता था। रिक्रिएशनल क्लब्स को सेक्शन 18 बिजनेस के सेक्शन में एक्सक्लूड किया गया समझा जाता था, और उसकी वजह ये थी इसको एक्सक्लूड करने की क्योंकि उसमें जो नॉर्मली इसको डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी कहते हैं, यू कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम यूर सेल्फ, इसे स्पेसिफिकली टैक्स कर दिया गया है। और इस वजह से जो ये रिक्रिएशन क्लब्स हैं, इन रिक्रिएशन क्लब्स को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, स्कोप तय करना पड़ेगा। ये एक अच्छी डिस्कशन रहेगी, इसको हम इंशाल्लाह जब बिजनेस पढ़ेंगे तो मैं उस वक्त एक्सप्लेन करूंगा। और इसलिए उस वक्त एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि सेक्शन 18 में अब क्लब्स पे, क्लब कौन से? रिक्रिएशन क्लब्स। इसका मतलब सारे क्लब्स अब भी नहीं है, रिक्रिएशन क्लब्स हैं। तो हमें समझना पड़ेगा रिक्रिएशन क्लब किसको कहते हैं। मसलन मैं आपसे एक सवाल, क्लब तो अलग बात है, रिक्रिएशन क्लब क्या है? मैं आपको अभी फ़र्क समझा देता हूँ। कराची क्लब, जिमखाना क्लब, ये क्लब है, मगर वो जो वाटर वाला कौन सा क्लब है कराची में, वाटर वाला पानी वाला जो दूर है, क्या नाम है उसका भाई, कौन बताएगा? ड्रीम वर्ल्ड। वहाँ क्यों जाते हैं आप? एज अ क्लब जाते हैं या रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए जाते हैं? ये फ़र्क है। तो सारे क्लब अब भी नहीं हैं। मैं इसलिए ये वजाहत कर दी ताकि बच्चे ये ना समझें कि सारे क्लब टैक्स होंगे। भाई क्लब अगर अब भी देखोगे तो अब भी क्लब पे टैक्स नहीं होगा, सिवाय उस वक्त जब क्लब किस किस्म का हो, रिक्रिएशनल क्लब्स हो। तो रिक्रिएशन का कोई उसमें होना चाहिए एलिमेंट, जैसे वो पानी वाला या इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं। सही। अच्छा, इसके बाद क्या है, कुछ नई डिसअलाउंसेस हैं, जो नई चेंजेस हैं उसमें कहा गया है कि अब आपका सेक्शन 21 में कुछ नई एंट्रियाँ आ गई, और बिजनेस का यकीनन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डिडक्शंस नॉट अलाउड। ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट 25 ने एक नया क्लॉज क्यू ऐड किया है, और जिसके ज़रिए 10% ऑफ एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू परचेजेस फ्रॉम पर्सनस हु आर नॉट एंटीएन होल्डर ये डिसअलाउ कर दी गई है। ये किसी न किसी वे में आपको इसका इल्म है क्योंकि सेल्स टैक्स में इसकी वजह से इनपुट डिसअलाउ होता है, तो उसी चीज़ को यहाँ इनकम टैक्स में भी लेके आए हैं। उसके बाद की क्या है कि क्लॉज और है, क्यू के बाद क्लॉज एस ऐड किया गया है 21 में, जिसके मुताबिक क्या है, इफ पर्सन मेक सेल कितने की, 2 लाख रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सोशल मीडिया पे ना रोला डला हुआ था। ये इस पर तो इतना रोला डला हुआ था, तो हो सकता है ये ICAP के एग्जामिनर को भी पसंद आया हो, कोई सवाल ना बना दे इस दफ़ा इसको, कि वेयर अ पर्सन मेक सेल, 2 लाख रुपए की आपने सेल की है, ओके, या अबाव की, मगर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल इनवॉइस होनी चाहिए, इनवॉइस एक को। और पेमेंट आपने कैसे रिसीव की है? आपने रिसीव की है अदरवाइज बैंक यानी कैश में रिसीव की है। तो ऐसे केस में 50%, मगर की टर्म क्या है, प्रोपोर्शनेट बिजनेस एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू सेल, आपका डिसअलाउ हो जाएगा। अब ये बात इतनी आसान नहीं है जितनी आपने देखी। हाँ, नहीं कोई देखिए इसके अंदर क्या है, आपने सेल्स किए, मैं आपको बताता हूँ, सपोज कर लो सेल्स हैं ही 2 लाख रुपए की, ओके, और आपने 2 लाख रुपए कैश में रिसीव किए, ठीक है, तो कहता है आपको डिसअलाउ हो जाएगा 50%। कितना बना?
गलत, यही बात समझानी थी। वो सेल का 1 लाख है, एक्सपेंस कितना था भाई, एक्सपेंस का, ना कि सेल का। ये आप इसकी कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेल में, भाई इसका एक्सपेंस भी तो होगा ना, इससे रिलेटेड एक्सपेंस। तो आपको बताया जाएगा कि भाई ये जो 2 लाख रुपए है इस पे एक्सपेंस हुआ था, सपोज कर लो 1,40,000। ओके, अब बताओ आपका प्रॉफिट जो कितना बना, 60 बना। ये एक इनवॉइस की बात हो रही है, इसका 50% डिसअलाउ होगा। ठीक है, कितना, 70,000 ये डिसअलाउंस होगा, ये डिसअलाउ होगा। आई बात समझ? ये नया इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था जो न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। सेक्शन 22 का ताल्लुक बिजनेस से, और बिजनेस में डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी इनएडमिसिबल इफ कैपिटल एसेट हैज बीन एक्वायर्ड विदाउट डिस्चार्जिंग विद होल्डिंग ऑब्लिगेशन। ये एक ऐसा चेंज है कि आपको ऑन द पेमेंट अंडर सेक्शन 152, ये 152, 153 कोर्स में नहीं है, मगर इसका मतलब क्या है, आपने कैपिटल एसेट कैसे, अभी समझा देता हूँ आपको, ताकि आपका आज का दिन भी लर्निंग का ही दिन हो, कोई सिर्फ डिस्कशन का ना हो। ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा करने में आसानी हो। वो बच्चा जो कहता है मैं रिफ्रेशर ना लूँ, वो अपना फैसला कर ले बेटा, मैं फिर भी साथ दूंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि आप अगर आओ तो फिर आपको हायर लेवल पे पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें तो आज ही पढ़ा देता हूँ। कैपिटल एसेट कौन कहाँ से लिया, आपने कैपिटल एसेट अगर किसी लोकल से लिया या पाकिस्तान में मौजूद रेजिडेंट से, लोकल का मतलब रेजिडेंट है, तो फिर उस पर टैक्स काटने का सेक्शन है 153। 153 सेक्शन में उसका टैक्स कटता है। और अगर आपने किसी बाहर वाले फॉरेन से या नॉन रेजिडेंट से एसेट, यानी इन अदर वर्ड्स इंपोर्ट किया, तो आपका 152 में उसको पेमेंट जाती है टू नॉन रेजिडेंट को। इसका मतलब चाहे लोकली परचेज करो चाहे बाहर से एसेट लाओ, जब आपने उसकी पेमेंट करनी है तो पेमेंट में से टैक्स को डिडक्ट करना, और अगर तुमने टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो इसकी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। ये है नया प्रोविजन। कितने चेंजेस हैं भाई, छोटी छोटी चेंजेस होती हैं हर दफ़ा, और ये वो अटेम्प्ट होता है जिसको बहुत सीरियस लेना होता है, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें नहीं सीखनी पड़ती हैं। एमोर्टाइजेशन 24 में भी चेंज है, और वो क्या है कि आपको अगर एसेट की डिटर्मिनेबल ना हो लाइफ, तो हम 25 लेते थे, करेक्ट। अमेंडमेंट करके हैज़ बीन रिड्यूस टू, अब जिसने नहीं तवज्जो की होगी गलती करके आएगा, नंबर चले जाएंगे। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर क्या है, इसमें एक और चेंज आ गया है लॉसेस में। लॉसेस में एक चीज़ आपने देखी थी कि अगर किसी का लॉस हो तो वो लॉस को सैलरी के अलावा बाकी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, मगर अब ये है कि बिजनेस लॉस को प्रॉपर्टी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकोगे। इसका मतलब है कि लॉस बिजनेस में हुआ तो अब वो न सिर्फ सैलरी से बल्कि प्रॉपर्टी से भी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। अगर ये चीज़ें आप भूल चुके हो, टेंशन ना लो, सब पढ़ाऊंगा, मगर मैं इसलिए ला रहा हूँ आपके सामने कि बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें बताएं, तो मैं एक्सटेंसिव आज के सेशन के थ्रू हर वो चेंज आपके सामने रख दी है जो सिलेबस की वजह से हुई, यानी आईकेप की नई स्कीम की वजह से हुई और फाइनेंस एक्ट की वजह से हुई। एक 113 मिनिमम टैक्स था, टर्नओवर टैक्स, मिनिमम टैक्स 113, जो सेल्स के हम 1.25% की बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड की बात थी, और कैरी फॉरवर्ड था नेक्स्ट 3 ईयर्स तक, ठीक है, और इसको अब रिड्यूस करके 2 साल तक रखा गया है। इसका मतलब है कि अब 3 साल की जगह 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। अगेन वो चेक कर सकता है कि जी कैरी फॉरवर्ड इसका आया है 4 साल पुराना, 3 साल पुराना, और उसका ब्रेकअप दे सकता है। तो हम 2 साल वाले को तो अकाउंट फॉर करेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। बेटा इसके अलावा थोड़ी एक आध और चेंजेस भी थी, बट मैंने उसको आज डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा। ये बेटा आज का सेशन था आपके लिए, और इसके ज़रिए मैंने चाहा कि आपको सबसे पहले तो अप्राइज करूं कि किस तरीके से आपके अंदर चेंजेस हुए हैं। जो एक्शन पॉइंट्स थे, एक चीज़ को मैं एंड पे दोबारा दोहराता हूं, और वो था आपके MCQs। प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा, अगर आपने ये 10 नंबर सिक्योर कर लिए तो पेपर पास करने के लिए सिर्फ 40 चाहिए। अब आप सुने मेरी स्ट्रेटजी, मैं आपको हमेशा एक स्ट्रेटजी देता हूँ, लास्ट टाइम भी दी थी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। अनफॉर्चुनेटली आप लोग मेरे साथ बैठे हो,
तो मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा कि आपके साथ दूँ। और जो स्ट्रेटजी मैं इस दफ़ा चेंज कर रहा हूँ वो इस तरह है कि सबसे पहले लास्ट टाइम हमने कहा था कि सेल्स टैक्स को अच्छा पढ़ेंगे तो हम 30 नंबर में से 25 नंबर ले सकते हैं। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि अगर आप मेरी स्ट्रेटजी से जा रहे हो और जो मैंने आज एक्शन पॉइंट्स आपको बताए हैं उस पर अमल करोगे, टैक्स का पेपर पास ना होना इंशाअल्लाह मुमकिन नहीं होगा। आपका पेपर पास है। आप इन सब चीज़ों पे अमल करें। कैसे? सबसे पहले आपको आईके प्लेट पे रख के देगा 35 नंबर, 35 आपको लड़ना पड़ेगा 15 की वजह। पता है कैसे वो 35 आपको प्लेट पे रख के दे रहा है? मैंने इस दफ़ा इनकम टैक्स से स्टार्ट लिया और काफ़ी फास्ट मैंने कवर किया ताकि मैं सेल्स टैक्स स्पेंड करूं, ताकि उस वक्त बच्चा शदीद सीरियस होता है सेल्स टैक्स के साथ, क्योंकि एंडिंग पे हो रहा होता है ना। और सेल्स टैक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस दफ़ा भी कि अगर आप सेल्स टैक्स को के 30 मार्क्स में से 25 को ही टारगेट करोगे तो 10 नंबर MCQ पे मेहनत कर लो। अब इसके लिए मैं भी तो मेहनत करूंगा आपके साथ। मैंने हमेशा आपको कहा था, लास्ट टाइम कहा था, और इस दफ़ा मुझे जो मैसेज आए ना, मुझे लगा कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, क्योंकि बच्चों ने कहा कि सर मैं आपको कहता था कि आप मेरे जितनी मेहनत करके दिखाओ। तो बच्चों के मैसेजेस आए, मुझे खुशी इसलिए हुई कि चलो कम से कम 4 बच्चों ने तो बोला ना, कहते सर सारे बच्चों की मेहनत एक तरफ, आपकी एक तरफ। चलो ऐसे नहीं भी होगा, मगर इतना तो है कि मैंने मेहनत की। तो बेटा अब मैं आपके लिए मेहनत कर चुका हूँ काफ़ी हद तक। तकरीबन मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन सिर्फ सेल्स टैक्स के मैं आपको MCQ, देखें ये GPT का ज़माना है, हर बंदा उठेगा GPT से मंड के सवाल बनाएगा, किसी काम के नहीं होंगे। GPT का एक मखसूस, GPT की लिमिटेशन है बेटा, है वो AI, मगर वो एक एल्गोरिथम पे काम कर रहा है। वो उठाता है लफ्ज़ों को इधर उधर करके सवाल बना देता है। आपका एग्जामिनर उसको यूज़ करेगा, मगर एग्जामिनर उसको भी पता है GPT यूज़ होता है। आजकल एग्जामिनर सवाल बनाते ही ऐसे हैं जो GPT से के पैटर्न से हटके हों। कैसे करोगे? आपके सवाल 2 किस्म के होंगे MCQ के, जो मैंने अभी पैटर्न देखा है ना, उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है। एक स्ट्रेट मगर एक न्यूमेरिकल बेस्ड, न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे बेटा, नंबर वाले MCQ भी होंगे, जो मैं समझ रहा हूँ। तो ज़रूरी है टीचर खुद बनाए। ये GPT से 10 नंबर नहीं मिलेंगे। GPT वाले MCQs पे अगर आपको मिले भी तो 4-5 नंबर मिलेंगे। मैं नहीं समझता कि 10 नंबर। तो हम उस 10 नंबर के लिए भी वैसी मेहनत करेंगे जैसे सेल्स टैक्स के लिए उल्टे लटक जाएंगे। तो 10 नंबर पूरे लेने हैं तो आपको मैं इंशाल्लाह देने वाला हूं MCQs। और वो MCQ आपको सिर्फ इतना बता दूं कि सेल्स टैक्स का, क्योंकि मुझे पता है बेटा मैं प्रोफेशनल हूं, मतलब इतना मुझे पता है कि इस दफ़ा वो करेगा क्या, MCQ वहां से बनाएगा जिस पे न्यूमेरिकल नहीं बनता, जिस पे थ्योरी नहीं बनती, ताकि पूरा कोर्स चेक कर ले। तो वो एरिया जिस पे सवाल नहीं बनाता ना, तो उसको MCQ में डाल देगा, ताकि बच्चा सामने खुल के आ जाए कि इसने पढ़ा था, इसने नहीं पढ़ा था। तो MCQ ये नहीं है कि उन टॉपिक पे नहीं आएगा जिन पे सवाल बनता है, उस पे भी आएगा, मगर वो MCQ जिस पे वो नहीं बनाता। तो मैंने छोटे एरियाज को ढूंढा। मेरे पास तो चूंकि ऑब्वियसली मेरा तो काम ही यही है, मैं तो हूँ ही टैक्स वाला। तो भाई इस वजह से मुझे एडवांटेज है कि उस पर मैंने MCQ बनाना शुरू कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पहले भी बने हुए, मगर देता इसलिए नहीं था कि बच्चा कहता था भी, एक आध दफ़ा दिया तो बच्चा कह रहा है सर MCQ तो नहीं आते, तो आप एक्स्ट्रा काम करें, इसलिए मैंने नहीं दिया लास्ट अटेम्प्ट में। मगर मेरे आप ऑलरेडी बनाए। मैंने जैसे आपको कहा ना कि जब GPT नहीं था तब भी मैंने 2000 MCQ वाली बुक बनाई थी, 2000 MCQ बुक इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की। तो मुझे बनाना आते हैं MCQ बेटा। तो मैं आपको देने वाला हूँ सिर्फ इतना बता दूँ ना कि मुझे एक बात बताओ, सेक्शन जो सेल्स टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 3, उसके अंदर इतने एंगल हैं कि अब वो ना उस पर सवाल कभी नहीं बना सकता था, वो सवाल नहीं आता उस पर, अब आएगा। तो मुझे पता है ये ऐसा एरिया है एग्जामिनर का, जो अगर ऑब्वियसली बात है, अगर जैसे मैं सोच रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल, वो कहते हैं टू कैच अ किलर थिंक लाइक अ किलर। तो मैं भी एग्जामिनर होकर सोच रहा था कि यार अब इसको कैसे। तो आपको पता है मैंने 97 MCQ सिर्फ इस पर बनाए एक सेक्शन पे, 97। इजी, मॉडरेट, मुश्किल, हर एंगल उठाया है, ताकि अब आपका ये 10 नंबर सिक्योर हो जाए। मेहनत करना बेटा इस 10 नंबर पे, ठीक है। और सेल्स टैक्स पे अच्छी मेहनत। इनकम टैक्स तो आपका वैसे भी मेरा ख्याल है, कौन सा बच्चा है जो इनकम टैक्स पे मेहनत नहीं करता होगा, सब करते हैं।
तो आपको स्ट्रेटजी मैं कैसे दे रहा हूँ, एक पे तो तुम खुद ही लड़ते हो ना, ठीक है, मगर मैं कहता हूँ सेल्स टैक्स के अगर 25 नंबर ले लिए, इनकम आपने एमसीक्यू के अगर 10 नंबर ले लिए, जो लिए जा सकते हैं यार, लिए जा सकते हैं ना लिए जा सके, मैं उसमें कहाँ कह रहा हूँ कि सेल्स टैक्स में आप 30 के 30 ले लो, मगर 30 में से 25 लो, 30 में से 25 लो, क्योंकि उसका सिलेबस छोटा है। और क्या करें, आप एमसीक्यू ले लें, कितने 25 में के 10 के 10 लेने, एक नंबर भी कम हुआ ना गलत है, वो मैं नहीं एक्सेप्ट करता, फिर उसमें 10 के 10 लेने हमने, तो कितने हो गए आपके 35। और चैप्टर 1, 2, 3 भी है ना, उसमें से 5 नंबर लेंगे 8 में से, बताओ क्या बचा, बाकी कितने नंबर होंगे कोई भाई। 40 यहाँ से हो गए तो इनकम टैक्स से पास होने के लिए क्या चाहिए, बन गया आपका स्ट्रैटेजी। ये है आपके अगले अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी बेटा, इस तरीके से हम जाएंगे। हाँ, अब मेरे पे बर्डन क्या है, मेरे पे 2 चीज़ों का शदीद बर्डन है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर काम काफ़ी हद तक कर चुका हूँ। एक एमसीक्यूज और दूसरे थ्योरी की केस स्टडीज़, ठीक है, ये मैं आपको इंशाल्लाह देना शुरू कर दूंगा। आप अब आखिरी चीज़ जो है, जो रिफ्रेशर को ज्वाइन करना चाहता है, तो सेल्स टैक्स मैंने नहीं स्टार्ट किया इस दफ़ा, मैंने इनकम टैक्स को स्टार्ट और बहुत फास्ट गया। बच्चों को मैंने शुरू में फाउंडेशन बनाई ज़रूर, मगर उसके बाद में बहुत फास्ट गया हूँ। अभी मेरा सैलरी एंड होने पे है, अगली 2 क्लासेस में बिज़नेस स्टार्ट होने को है, और उसके साथ साथ कुछ क्लासेस अब एक्स्ट्रा जो थ्योरी को कवर करेंगी वो लगाने की अब टाइम आ चुका है। तो आप अगर ज्वाइन करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और जहाँ पे भी बच्चों को दिक्कत होगी तो मैं आपको वीकली आपसे एक सेशन रखा करूँगा जिसमें आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। एक ये लास्ट पॉइंट मैंने आपसे करना है बेटा, और वो ये है कि देखो, जो जहाँ पे प्रॉब्लम है ना, आपने मुझे बताना ज़रूर है। पहले भी जहाँ प्रॉब्लम आया था बताएं मुझे, क्योंकि देखिए जब हम रेगुलर और फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं ना, तो बच्चा मतलब पास कर भी लेता है ना, बहुत सारे पास हो भी गए ना, मगर जब सेकंड टाइम होता है ना यार, वो पता है डेंजरस है। सेकंड टाइम इसलिए डेंजरस नहीं है कि सेकंड अटेम्प्ट है, नहीं, इसलिए है कि खुदा ना खास्ता अटकाना तो अटक जाता है बच्चा, क्योंकि फिर उसको नहीं समझ आता कि यार मैं कहाँ गलती करता हूँ। वो अच्छा बच्चा होगा, स्मार्ट, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सेकंड टाइम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दिली तौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यार बच्चे को हेल्प कर भाई, निकाल इसको। तो आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा ना, मैं पता है उनका नाम कैसे रखता हूँ, इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने भाई, ये बताने की बातें नहीं हैं, ये बताने की बातें नहीं हैं, ये मेरी और मेरे बस आप समझें क्या बच्चों के दरमियान है, अल्लाह के लिए है, ये किसी पैसे के लिए नहीं है, या किसी नाम के लिए नहीं है, या किसी मार्केटिंग के लिए नहीं है बेटा। इससे बच्चे 2 बच्चे, एक और भी था, बट 2 बच्चों पे मुझे बड़ी खुशी हुई, शदीद खुशी हुई। चौथा अटेम्प्ट बच्चे ने मुझे रब्ता किया, कहा सर कहीं और से पढ़ता था यार, मेरे से नहीं हो रहा, कहता मैं पढ़ नहीं पा रहा। मैंने उसका नाम, ऐसे बच्चों को जो जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना बेटा, जो अटके हुए होते हैं, उनको मैं नाम सेव करते वक्त एक क्लू रख देता हूँ कि ये वो बच्चा है, उनको नाम रखता हूँ, उसका नाम के साथ में ऐड करता हूँ कुछ, तो मुझे पता चल जाता है ये वो बच्चा है, तो मैं उसको अकॉर्डिंगली उसके साथ जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ऐसे 2 बच्चे पास हुए जो कि फंसे हुए थे, और जो उन्होंने मैसेजेस किए वो मैं पब्लिक में नहीं लाया, वो मैंने पोस्ट भी नहीं किया, क्योंकि वो ज़ाती थे। जो उन्होंने इज़्ज़त दी बेटा, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो आप बच्चों के दिलों में मोहब्बत रखी है ना बेटा, जो इज़्ज़त दी है, इसीलिए हम आप समझें कि इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए भी करते हैं और सबके लिए करते हैं। ये हमारे लिए ना यही इज़्ज़त बड़ी बात है, उस्ताद के लिए और क्या होगा यार। क्योंकि खुशी पता है किस चीज़ की होती है, खुशी इस चीज़ की नहीं होती कि जी ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया, खुशी इस चीज़ की है कि इतने बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़े और आपने कोई कंट्रीब्यूशन की, इतनी फैमिलियाँ सेट हुई। अभी भी बच्चे आ रहे हैं, मिठाई लेके आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सर पास, कैफ पास, फलाना पास, कंपनी लॉ पास, टैक्स पास। तो इसका हम कोई अजर नहीं मांग रहे, मगर उस बच्चे के दिल में जो खुशी आई ना, बस वो चाहिए, वो शायद और उसको नेकी समझ के करना चाहिए। तो बेटा मैं आपके लिए हाजिर हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड अटैम्प्ट मेरे लिए ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में तो फिर बंदा कहता ना यार आ जा यार, बैठ जा यार, थर्ड और फोर्थ का मतलब फिर तो सब कुछ डूब चुका है मेरा,
मैं तो यूँ देखता हूँ उसको कि यार सबको डूब चुका है भाई, अब आग लगी हुई है, आग बुझा। मगर सेकंड थोड़ा नर्वसनेस होती है। फर्स्ट में तो हम इजी होते हैं कि यार नहीं बच्चों का कर लेगा बच्चा, मगर सेकंड में आके नर्वसनेस शुरू हो जाती है कि यार अगर अल्लाह करे अटके नहीं बच्चे तो उसको थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। तो इस पर्पज़ के लिए मैं हाजिर हूँ। मगर आप सब ने मेरी जो आखिरी गुफ्तगू है वो उसमें उसका लुबे लुबाव ये है कि आपने एक पेज उठाना है, उसमें आपने प्रॉब्लम लिख के मुझे पिक्चर ज़रूर भेजनी है। नाम भी लिखोगे, नंबर भी लिखोगे, क्योंकि मैं आपके अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आपका नाम सेव करूँगा और अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपके लिए अवेलेबल हो जाऊँगा। ठीक है, होप कि आपका सेशन यूज़फुल था। ऑनलाइन बेटा आपकी होप की सारी पूरी सेटल हो गई और बाकी जो है इंशाल्लाह अब जो रेगुलर क्लासेस हैं उसके साथ आप अगर आएंगे तो उसके साथ ज्वाइन कर लें और बीच में मैं अलग से सेशन रखूँगा। एक चीज़ अभी मैं जो बताई है एमसीक्यूज़ और जो मैंने केस स्टडीज़ का बताया है, ये एक नया काम है जो हमें करना है। ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिस हमेशा जितनी करें कम है और प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है, तो और बेहतर करने की उसको कोशिश करेंगे। और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और ड्राफ्टिंग ये नई चीज़ें आई हैं जो आपको फोकस करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सेशन को यहाँ मैं एंड करता हूँ बेटा, इंशाल्लाह फिर आपसे क्लास में रहेगी गुफ्तगू। मैं एक्स्ट्रा सेशंस लगाया करूँगा बीच बीच में। एक्स्ट्रा सेशंस का मतलब है कि जिसमें आपसे सिर्फ बात करने के लिए आया जाए कि भाई कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ, और ये चीज़ें नई आई हैं, आईकेप से भी कोई क्लैरिफिकेशन वगैरह आएगी तो आपसे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लें, बट अभी कोई सवाल आया नहीं आपकी तरफ से, तो आई टेक इट कि आप सारे जो है वो क्लियर हो, इस वजह से सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज़।